नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब लोग। आपको याद होगा कि त्रिभुज के पहले वाले पार्ट में हम कल समाप्त किए थे कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई जो दो बची हुई है उसके अंतर से हमेशा बड़ी होगी और योग से हमेशा छोटी होगी। जैसे यहाँ देखिए कि मैंने ये अगर एक त्रिभुज लिया जिसकी भुजा ए, बी और सी है, तो इसमें से अगर मैं कोई एक भुजा ले लूँ बी, तो दो बची शेष, उनके अंतर से ये बड़ा होगा और उनके योग से ये छोटा होगा। उसी तरह से अगर मैं ए की बात करूं तो बी और सी बचा, अंतर से बड़ा होगा, योग से छोटा होगा। और अगर मैं सी की बात करूं तो ये ए और बी के अंतर से बड़ा होगा और ए बी के योग से क्या होगा, छोटा होगा। तो आइए देखिए, कल इसके पहले के वीडियो में भी इस पे चर्चा हो गई थी और कुछ क्वेश्चन भी हुआ थे। एक दो प्रश्न हम इस पे और करते हैं और फिर हम लोग जो बचे 3 त्रिभुज हैं उस पे आ जाते हैं। देखिए, दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान है 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 11 सेंटीमीटर। तो AC के कुल कितने मान संभव होंगे? कुल कितने मान संभव होंगे? अब देखिए, अगर ये प्रश्न है तो AC की लंबाई, इसके अगर अनुसार देखें तो AC की जो लंबाई है वह इन दोनों लंबाइयों के अंतर से तो बड़ा होगा। तो 7 और 11 का अंतर 4 होगा और AC की जो लंबाई है वह 7 और 11 के योग से छोटा होगा। इसका मतलब है AC की लंबाई 4 से बड़ा और 18 से छोटा होगा। इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि AC की लंबाई 5 से लेकर 17 तक कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, 5 से लेकर अगर 17 तक की मैं बात करूं तो कुल कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, लास्ट को 17 से 4 को क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए, 17 से हम 4 को माइनस कर दें तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट बोलो कितना आ गया, 13 आ गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा कि चलो यहाँ 17 है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ 4 को क्यों माइनस करते हैं? 4 को इसलिए माइनस करते हैं कि 5 से हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 17 - 4 बराबर 13 होगा और AC के कुल 13 मान प्राप्त हो सकते हैं। आइए ज़रा इसको लिख करके भी मैं आपको दिखा दूं। देख लीजिएगा कि एक 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इतनी वैल्यू हो सकता है। अब अगर आप इसको काउंट करिए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से समय को ख़राब न करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाली संख्या से हम जो शुरुआत है जिससे इसकी वैल्यू बड़ी होती है उसको माइनस करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से AC के कुल कितने वैल्यू प्राप्त हो गए, 13। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे आएँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक प्रश्न हम इस पे और देखें कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? अब देखिए, इस बार पूछ रहा है कि कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं।
देखिए ये भी प्रश्न इसके पहले वाले प्रश्न पर ही आधारित है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि एक भुजा पूछ रहा था और यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी तीसरी भुजा संभव होगी उतने त्रिभुज बनेगा। अब आप बताओ कि इसकी जो तीसरी भुजा है PQQR हो गया, तो तीसरी भुजा कौन होगी? PR। इसमें जितनी PR संभव होगा उतने त्रिभुज बनेंगे। तो हम PR की वैल्यू को निकाल लेते हैं और हम जानते हैं कि PR का मान ग्रेटर होगा इन दोनों के डिफरेंस से 2 और छोटा होगा इन दोनों के योग से। कितना हो गया भैया? 22। अब आप ये देखिए, हमने क्या कहा कि अगर आपको इनकी संभावित संख्या निकालनी हो तो इसके 2 से बड़ा और 22 से छोटा, तो 22 से छोटा बोलो कौन आ गया? 21, और उसमें से घटाते इसको हैं -2 यानी 19। इस तरह से हम ये कह देंगे कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 19 त्रिभुज संभव होगा। 19 त्रिभुज संभव होगा। तो इस नियम को ध्यान रखिएगा और इसके आधार पे आप इस तरह से जो जो प्रश्न बनते हैं उनको ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। आइए एक प्रश्न इस पे और देख लेते हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा A, B और C है, जहाँ पर A, B और C पूर्णांक है। इस प्रकार है कि A का मान 730 सेंटीमीटर है, B का मान 250 सेंटीमीटर है, तो कुल कितने त्रिभुज संभव होंगे? देखिए ये सवाल में थोड़ा सा भाषा परिवर्तन है, लेकिन प्रश्न वही है। अब आप ये बताओ, A की लंबाई और B की लंबाई दिया गया है, इसका मतलब कि C की जितनी लंबाई संभव होगी उतने त्रिभुज भी संभव होंगे। और हमने आपको बताया है कि जिस भुजा को निकालना है उसका मान जो शेष 2 भुजा है उसके अंतर से अधिक होगा और उनके योग से बोलो क्या होगा? कम होगा। अब आप बताओ यहाँ पर 2 का यहाँ अंतर हो जाएगा कितना? 730 माइनस 250 से C बड़ा होगा और 730 प्लस 250 से छोटा होगा। आइए ज़रा इसको माइनस करते हैं। 0, 13 से 5 निकल गया 8, यहाँ पे आया 6, 2 निकल गया 4। ग्रेटर C, यहाँ देखिए ऐड करते हैं 0, 5, 3, 8, 9। अब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि आप 980 से छोटी संख्या जस्ट ले लीजिए तो हो जाएगा 1978 और आप इसको ला करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 480। अब देखो ये हो गया 8, 17 में से 8 निकल गया 9, 8 से निकल गया 4, यानी आपका आंसर आता है 498 त्रिभुज। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। तो देखिए भाषाएं बदल रही हैं लेकिन हमारा तरीका वही जा रहा है कि जिस भी भुजा को हमें निकालना है वो उसका मान 2 जो भुजा दी गई है उसके अंतर से बड़ा और योग से छोटा होगा। अंतर अगर 730 250 का देखा जाए तो 480 आता है और अगर हम योग देखें तो 980 आता है। इस प्रकार से यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो C है वो 480 से अधिक होगा और 980 से कम होगा, अर्थात ये गलत हो गया यार, यहाँ पे तुम ध्यान भी नहीं देते। यहाँ पर 179 होगा, चलिए 979 होगा और यहाँ पे हो गया 9। चलिए तो कुल देखिएगा कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 499 त्रिभुज इसमें एक संभव होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली टॉपिक हम उठाते हैं त्रिभुज की प्रकृति, नेचर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नेचर चेक करना हो तो सबसे पहले आप संभावना ज़रूर चेक करिए, यानी हम संभावना के बाद नेचर चेक करेंगे। संभावना के बाद तब जा कर के हम नेचर चेक करेंगे। और संभावना चेक करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है, अगर बड़ी भुजा की लंबाई छोटी हो, दोनों छोटी भुजाओं के योग से,
भुजाओं के योग से, तभी त्रिभुज संभव होगा, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। अगर संभव है तब उसमें देखिएगा प्रकृति कैसे मिलेगी कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से अगर छोटी हो गई तब त्रिभुज न्यून कोणिक होगा। न्यून कोणिक त्रिभुज बनेगा। दूसरा देखो कि अगर इस बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोणिक बनेगा, समकोणिक बनेगा। और तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से, तो त्रिभुज कैसा बनेगा? अधिक कोणिक बनेगा। ध्यान रखिएगा, अधिक कोणिक बनेगा। इसी नियम पर हम संभावना को तलाशते हैं। तो देखिए इस पर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक एक उदाहरण देखेंगे आप लोग। दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 11 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। अब देखिए कैसा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है भाई? पॉसिबिलिटी चेक करना है। त्रिभुज संभव कब होगा? जब दोनों छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होने लगे। बताइए छोटी भुजा कितनी है? 8 और 5 13, 11 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि त्रिभुज पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम इसमें चेक करेंगे फिर बनेगा कैसा। बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 11। दो छोटी भुजा क्या है? 8 और 5। अब आप बताओ, ये तो हो गया 121 और ये हो गया 64 प्लस 25, और आप देख रहे हैं कि 121 और ये हो गया 89, ये ज़्यादा हो गया। यानी आप देख रहे हो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से ज़्यादा हो गया। अतः त्रिभुज कैसा बनेगा? अधिक कोणिक बनेगा। त्रिभुज कैसा बनेगा भाई? अधिक कोणिक बनेगा। तो आपका आंसर देखिए ये हो गया। तो एक इसी प्रश्न पर मैं ये लिखकर बता दूं कि प्रश्न किस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो मैं पहले ऑप्शन लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन वही है आपका, और ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा न्यून कोणिक, न्यून कोणिक। बी में लिखा समकोणिक। सी में लिख दिया अधिक कोणिक, और डी में लिख दिया नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर बोलो कौन सा आया? अधिक कोणिक आया। दूसरा जो इनके पूछने का एक तरीका और होता है ऑप्शन में, वो देखिए क्या होगा। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसी प्रश्न पर ये पूछ सकते हैं कि तो सही है ऑप्शन ए कोण ए अधिक कोण, कोण बी और कोण सी न्यून कोण। देखिए ऐसा बनाया। दूसरे नंबर पर इन्होंने पूछा कि कोण बी अधिक कोण, कोण ए और कोण सी न्यून कोण। सी में कहा कि कोण सी अधिक कोण, कोण बी तथा कोण ए न्यून कोण।
और डी में लिख दिया तय नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इनसे तो ये तय हो गया कि अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अब बात आया फिर अधिक कोण कौन होगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, अधिक कोण हमेशा वो होगा जो सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। और आपको याद होगा कि मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था कि चित्र न बनाना पड़े और हम केवल भुजा देखकर सामने का कोण देखकर सामने की भुजा को निकाल सकते हैं। अब बताइए त्रिभुज का नाम देखो ए बी और सी, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? ए बी। तो आप ए बी को हटा दीजिए, ये तो भुजा बनने चला गया, बचा कौन? सी। तो निश्चित है ए बी के सामने का जो कोण होगा वो कौन होगा? सी होगा। तो सी अधिक कोण होगा और बी और ए न्यून कोण होगा। याद हमेशा रखिएगा, जिस भुजा के सामने का कोण आपको देखना हो उस भुजा के लेटर को त्रिभुज के नाम से गायब कर दो, जो बचा वो उसके सामने का कोण होगा। और अगर कोण के सामने की भुजा देखनी हो तो उस त्रिभुज के नाम में से उस कोण के लेटर को गायब कर दो, जो बचा वो उसके सामने की क्या होगी? भुजा होगी। चलिए नोट करिएगा इसको और आगे आइए बढ़ते हैं। एक प्रश्न और देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान 12 सेमी, क्यू आर 8 सेमी और पी आर 20 सेमी हो तो त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी? अब आप ये देखो कि हमने क्या कहा कि अगर आप इसे तुरंत चेक करेंगे तो आप गलत कर जाएंगे, इसलिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखो। अब आप पॉसिबिलिटी में ये देखो कि दो छोटे त्रिभुजों का योग कितना हो रहा है? बड़े त्रिभुज के बराबर हो रहा है, अर्थात त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पर आप अलर्ट रहिएगा, ऐसे ही सवाल पूछता है और हम तुरंत नियम लगा करके आंसर दे देते हैं, गलत हो जाता है। पहले पॉसिबल है कि नहीं वो देखिए। तो 12 और 8 20 और बड़ी भुजा 20 बराबर हो गया, त्रिभुज संभव नहीं है। अतः इसमें से ना तो ये समकोणिक होगा, ना अधिक कोणिक होगा, ना न्यून कोणिक होगा, बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप संभावना बिना चेक किए सीधे सीधे नेचर की तलाश करते तो आप गलत कर जाते, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग 12 का वर्ग और 8 के वर्ग का योग करो। देखो ये आ गया 400, ये आया 144 और ये आ गया 64। अब देखो आ गया 400 और ये 4 4 8 6 208, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पर रिजल्ट आपका अधिक कोणिक आ रहा है, जबकि त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बहुत फोर्सली आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल जब भी पूछा एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, क्योंकि वो बिना पॉसिबिलिटी चेक किए वो नियम लगाते हैं और गलत करके चले आते हैं। और ये खूब पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है इस तरह के सवाल, इसलिए आप इन प्रश्नों पर सावधान रहिएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा, तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि 12 8 20 20 के बराबर है, त्रिभुज संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। इस सवाल को इम्पोर्टेंट में लिखिए। बेसिक में बहुत ज़रूरत होती है त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता का। सर्वांग समता और समरूपता अगर हमारा क्लियर हो जाता है, विशेष रूप से मैं बात करूं समरूपता का, तो आप देखेंगे कि एरिया और आयतन 2D और 3D के सवाल बहुत शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वांग समता। पहले देखिए सर्वांग सम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है सर्व अंग सम। ध्यान रखिए इसका मतलब होता है सर्व यानी सभी, अंग का मतलब है भाग और सम का मतलब क्या है? बराबर। ध्यान रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज ऐसे ले लिए जाएं जिनके सभी भाग बराबर हो जाएं तो वो सर्व अंग सम हो जाते हैं। लेकिन सर्व अंग सम करने के लिए कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन पे हम ध्यान दे लें तो हम बड़े आराम से सर्वांग समता की तलाश कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो सर्वांग सम का हमारा नियम आता है वो आता है साइड की सर्वांग समता। साइड की सर्वांग समता में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज है, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत केयर करके आप देखिएगा कंग्रुएंसी को, कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। देखिए यहाँ पर
3 साइड है, यहाँ भी 3 साइड है। अगर इसकी 3 भुजा इसकी 3 भुजा की किसी न किसी स्थिति में बराबर हो जाए तो हम इस त्रिभुज को सर्व अंग सम मान लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और प्रश्न जब होगा आपके सामने तो क्वेश्चन में दिया होता है, मैं तलाशना पड़ता है कि कौन किसके बराबर हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं AB को QR के बराबर बोलूँ, ऐसा मैंने माना, और BC को हम मान लेते हैं PQ के बराबर, और AC को हम मान लेते हैं PR के बराबर है। तो देख रहे हैं इधर से 3 भुजा ये 3 भुजा ये कहीं न कहीं बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वअंग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये आपका पहला नियम है और इसे हम कहेंगे साइड 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 की सर्वांग समता। अब देखिए सर्वांग समता में दूसरा नियम क्या आता है, रब करूँ, चलिए दूसरे नंबर को ध्यान दीजिएगा, और दूसरा नंबर है आशा, एंगल साइड एंगल, आशा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर समझना है। ये है ABC और ये है त्रिभुज PQR। केयर करना बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कोण और 1 भुजा बराबर है। अब आपके अंदर ये बात बननी चाहिए कि यहाँ पर 3 भुजा है, इसमें से कोई 1 भुजा बराबर है, और 3 अंतः कोण है, इनमें से 2 कोण बराबर है। लेकिन कोई भी कोण किसी कोण के बराबर हो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? करना ये है कि हम उसी कोण को बराबर करेंगे जिस कोण को बनाने में ये वाली भुजा काम कर रही है, यानी कॉमन हो। अब जैसे देखिएगा कि अगर मैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कि भुजा AB को चलिए हम बराबर PR के कर देते हैं। अब या पहले हम कोण ले लें, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। हमने लिया कि कोण B बराबर है कोण P के, ऐसा हमने लिया। चूँकि 2 कोण लेना है तो कोई कोण एक और ले लेते हैं, और हमने ले लिया कोण A बराबर है कोण R के। अब देखिए मैंने 2 कोण तो ले लिया, अब हमें लेना है 1 भुजा। अब 1 भुजा अगर लेनी है तो हमें कौन सी भुजा लेनी है? इसमें तो 3 भुजा, इधर 3 उधर है, तो आप मनमाने ढंग से नहीं ले सकते। क्या लेना है भाई? हमें भुजा वही लेना है जो B और A को बनाने में लगी हो और इधर P और R में बनाने में लगी हो। तो आप ये देखो कि ये कोण A है और ये कोण B है। इन दोनों कोण को बनाने में AC नहीं लगी है क्योंकि AC केवल A में लगी है, BC भी नहीं लगी है क्योंकि BC केवल B में लगी है, लेकिन AB भुजा ऐसी है जो B और A दोनों को बना रही है। तो इसलिए हमें इधर से जब भी लेना होगा AB को लेना होगा। दूसरा है कि आप जिस लेटर से बना रहे हैं, अगर मान लीजिए 3 अक्षर से कोण लिख रहे हैं तो जो बीच वाला अक्षर होता है वही वाली भुजा इधर ली जाएगी। इधर देखिए P और R को बनाने में कौन लगा है भाई? देखिए P और R को बनाने में भुजा लगी है PR, तो हमें इधर से लेना होगा PR। ये शर्त है, ध्यान रखिएगा, आप अपने अनुसार भुजा नहीं ले सकते, हमें इन्हीं कोण के अनुसार भुजा का चुनाव करना होगा, तब त्रिभुज जा करके ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये आपका दूसरा नियम है जिसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल का नियम। चलिए नोट करिए और आइए अब देखते हैं सर्वांग समता का तीसरा नेचर। तीसरे में आता है सास, साइड एंगल साइड, यानी एक त्रिभुज की सास दूसरे त्रिभुज की सास के बराबर हो। अब जरा देखो ABC और इधर देखो ये PQR। यहाँ पर देखिए तो 2 भुजा और 1 कोण लेना है।
अब आप यहाँ भी ध्यान रखिएगा, एक कोण लेना है। कोण तो तीन तीन है हमारे पास, तो हम मनमाने ढंग से नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं ले सकते, हम उसी को लेंगे जिस कोण को बनाने में ली गई भुजा लगी हो, यानी एस एस जिसको बना रही है कोण वो बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। चलिए हम साइड ले लेते हैं, ए बी बराबर हमने ले लिया क्यू आर के। थोड़ा सा भुजा इधर उधर क्रम से बदल के लिखना ठीक है, ताकि आप ये ना ध्यान रखें कि राइट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट डाउन डाउन ऐसे बराबर होगा, कोई कहीं भी बराबर हो सकता है, जो प्रश्न में आपको तलाशना पड़ेगा। चलिए अब हमने ले लिया बी सी और बी सी बराबर हमने ले लिया पी आर के। अब आप ये देखो, हमें एक कोण चाहिए इसमें बराबर करने के लिए, तो किस कोण को लेना है? अब हम कोण को वही लेंगे जिसे ये दोनों मिल के बना रही हैं। और आप हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों भुजाओं में जो लेटर कॉमन है वही कोण इनसे बन रहा होगा। जैसे देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी रेखा मिलकर किसको बना रही है? बी को बना रही है। और ये देखो बी इसमें कॉमन दिख रहा है, और यही बराबर होगा, बोलो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ, आर दिख रहा है, कोण आर के। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों भुजाओं से जो कोण बनेगा वो बराबर होना चाहिए, तब जाकर सिमिलरिटी होल्ड होगी। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता यहाँ पे होल्ड होगा पी क्यू आर के। चलिए, ये आपका सर्वांग सम होने का तीसरा नियम है जिसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे समरूपता को, और फिर वहीं से शुरू हो जाएगा रूल्स प्रमेय, और इसमें हम कुल 13 नियम पढ़ेंगे त्रिभुज में, और एक अलग ढंग से आप अनुभव करेंगे सवाल को लगाने का। बस केवल आप मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ओके, आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।